हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में, यानी कि सुरक्षा युक्तियों के बारे में। आज जो है हमारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस की दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने अपनी पहली क्लास कंप्लीट कर ली है, जिसके बारे में हमने रिले के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अपनी पहली क्लास में हमने रिले के बारे में जो है सब कुछ पढ़ लिया है। कोई भी जो पार्ट है रिले का बचा नहीं है। जितना भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था सारा हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर के बारे में। किसके बारे में? सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर सर्किट को तोड़ने और जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसकी हेल्प से? अब जो अगर उसके अंदर फॉल्ट आ गया, किसी सर्किट के अंदर फॉल्ट आ गया, तो सर्किट ब्रेकर को कैसे पता चलता है कि फॉल्ट आ गया? उस सर्किट ब्रेकर को ये रिले बताती है कि इस सर्किट के अंदर फॉल्ट आ चुका है, इस लाइन के अंदर फॉल्ट आ चुका है। ये कौन बताता है? रिले बताती है। किसको? सर्किट ब्रेकर को। उसके बाद सर्किट ब्रेकर जो है उस सर्किट को तोड़ देता है। ठीक है भाई, इतना आपको समझ आ गया होगा। इसलिए जो पहली क्लास है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता रहना चाहिए कि रिले क्या होती है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिले से ही पूछे जाते हैं। इसलिए पहली क्लास को मिस मत करना, उसको देख लेना। और आज की क्लास में तो हम सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्किट ब्रेकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जब आपकी सिलेक्शन बिजली बोर्ड में हो जाएगी तब आपको क्या है, सबसे पहले सर्किट ब्रेकर ही देखने को मिलते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं? एक तरीके के पैनल होते हैं। पैनल के अंदर क्या होते हैं? सर्किट ब्रेकर लगे हुए रहते हैं। ठीक है, ये जो है आपके बाद में काम आने वाली चीजें हैं। सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले होगी, फ्यूज हो गया, जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। लाइटनिंग अरेस्टर हो गए, ठीक है भाई, आइसोलेटर्स हो गए। इन सभी के बारे में जो हमें बाद में भी काम आता है, जब हमारी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद भी ये सारी चीजें हमारे काम आती है। ठीक है भाई, आज की शुरुआत करेंगे क्लास की हम सर्किट ब्रेकर से। कहां से? सर्किट ब्रेकर से। सर्किट ब्रेकर को मैंने आपको बताया ये क्या काम करता है। ये सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का कार्य करता है। इसके अंदर होते हैं दो कॉन्टैक्ट्स। दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसके अंदर। एक होता है स्थिर, एक होता है चल प्रकार का, यानी कि मूविंग प्रकार का, मूव कर सकता है जो। एक तो स्थिर प्रकार का होता है और एक मूविंग करने के जैसा होता है, जैसे वो मूव कर सकता है। ठीक है भाई, ये दो कॉन्टैक्ट इसके अंदर होते हैं। अब जैसे ही, वैसे तो जो नॉर्मल कंडीशन है, मान लीजिए एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है सर्किट, ठीक है, उसके अंदर तो ये जो दोनों कॉन्टैक्ट्स हैं आपस में मिले रहेंगे, ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जब इसके अंदर फॉल्ट आ जाता है, सर्किट के अंदर एक लाइन के अंदर जब फॉल्ट आ जाता है, तब क्या है, ये जो मूविंग वाला जो कॉन्टैक्ट्स है, ये क्या है, ये चल वाले कोयल से दूर, इसे स्थिर वाले जो कॉन्टैक्ट है इससे दूर हो जाता है। कौन से वाला? ये मूविंग वाला, ऐसे पीछे की ओर हट जाता है। ठीक है भाई, ये होते हैं दो प्रकार के कॉन्टैक्ट इसके अंदर। और ये कब दूर होता है? जब कोई असामान्य स्थिति आ जाए एक लाइन के अंदर, यानी कि जब उसके लाइन के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए। अब इसके अंदर क्या होता है, जब ये दूसरा कॉन्टैक्ट इससे पहले वाले इस स्थिर कॉन्टैक्ट से दूर जाता है, तब इस कंडीशन में क्या होता है कि इनके बीच में जो है घनत्व बढ़ जाता है। किसका? धारा का घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि धारा को गुजरने के लिए यहाँ से जगह नहीं मिल पाती है। तो इनके बीच में क्या है, धारा का घनत्व बढ़ जाता है। इसके अंदर होता है एक आर्क फिनोमिना होता है। आर्क फिनोमिना, देखिए उसके बारे में समझाता हूँ आपको। आर्क फिनोमिना, एक मिनट। ठीक है भाई, क्या होता है, आर्क परपंच होता है एक। आर्क परपंच का क्या मतलब है? जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई सर्किट, मान ली कोई सर्किट के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, तो उसमें क्या होता है, ये जो स्थिर वाले कॉन्टैक्ट से ये चल वाला कॉन्टैक्ट दूर हो जाता है। दूर होने के कारण इसका जो संपर्क क्षेत्र है ना, दोनों का संपर्क क्षेत्र हो जाता है कम। कैसे? अब मान लेते हैं एक ऐसे, पहले ये इस कंडीशन में है, ऐसे चिपका हुआ इस थे। अब जैसे ही फॉल्ट आया तो ये इसमें क्या होगा, ये धीरे 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 ऐसे पीछे की ओर हटता रहता है। कैसे? ऐसे धीरे 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 ऐसे पीछे हटता रहता है। ठीक है, तो इसका क्या है, जो संपर्क क्षेत्र है वो हो जाता है कम, जिसके कारण इनके बीच में धारा का जो घनत्व है ना, जो डेंसिटी है
वो बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? धारा का जो घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण इस एरिया का जो तापमान है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भाई तापमान जो होता है, इसके बीच में जो तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो इसके आसपास की जो हवा है, जो इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच की जो हवा है ना, वो हवा हो जाती है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन यानी कि आयनित हो जाती है। वो हवा क्या हो जाती है? आयनित हो जाती है, यानी कि आयोनाइजेशन हो जाती है। और ये आयोनाइजेशन एयर इनके बीच में एक कंडक्टर का कार्य करता है। किसका? कंडक्टर का, या फिर हम कहें चालक का। ये आयोनाइजेशन एयर इनके बीच में एक चालक का कार्य करती है, जिसके अंदर से कुछ ना कुछ करंट गुजरता है और उसके कारण वहां पर आर्क पैदा होती है। क्या होती है? आर्क पैदा होती है। और जो इसी आर्क को खत्म करने के लिए सर्किट ब्रेकर को अलग अलग तरीकों से विभाजित किया जाता है। क्या कहा मैंने? जो ये आर्क इसके अंदर उत्पन्न हुई है ना, दोनों कॉन्टैक्ट के एक दूसरे से दूर जाने के कारण, इसी आर्क को खत्म करने के लिए सर्किट ब्रेकर का विभाजन किया गया है अलग अलग तरीकों से। जैसे जिस सर्किट ब्रेकर में ऑयल के द्वारा ये आग बुझाई जाएगी उसको ऑयल सर्किट ब्रेकर कहेंगे। जिस सर्किट ब्रेकर के अंदर इस आग को बुझाने के लिए गैस का प्रयोग किया जाएगा उसको गैस सर्किट ब्रेकर कहेंगे। जिसके अंदर वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाएगा वह उसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहेंगे। और जिसके अंदर हवा के द्वारा इस आग को बुझाया जाएगा उसको एयर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। ठीक है, इसी आग को बुझाने के द्वारा इनका नाम दिया गया है। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा आपको ये आर्क किस तरीके से पैदा होती है। आयोनाइजेशन एयर जो है इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में एक चालक का कार्य करती है, जिसके कारण जो है आर्क इनके बीच में उत्पन्न होती है। और इसी आर्क को खत्म करने के लिए सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है? एक विद्युत रोधी इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत रोधी का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। ठीक है भाई, आग को खत्म करने के लिए। अब जो ये आग है ना, इसको बुझाने के लिए दो विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो होती है उच्च प्रतिरोध विधि और एक होती है निम्न प्रतिरोध विधि। उच्च प्रतिरोध विधि जो है एसी और डीसी दोनों प्रकार के सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाती है। उच्च प्रतिरोध विधि जो होती है एसी और डीसी दोनों में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन क्या है, इनका प्रयोग निम्न मान का जो सर्किट ब्रेकर होता है ना, उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है उच्च प्रतिरोध विधि का। निम्न एवं जो मध्यम, और किसके अंदर? एसीबी, यानी कि जो एयर सर्किट ब्रेकर होते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर को बोलते हैं एसीबी। एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर निम्न मान का जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है वो निम्न मान का, उसके अंदर उच्च प्रतिरोध विधि का इस्तेमाल किया जाता है। और जो निम्न प्रतिरोध विधि होती है ये केवल एसी सर्किट ब्रेकरों पर ही इस्तेमाल की जा सकती है। किस पर? केवल एसी सर्किट ब्रेकर पर। और निम्न प्रतिरोध विधि का अन्य नाम होता है नेचुरल करंट जीरो मेथड। नेचुरल करंट जीरो मेथड, ये इसका दूसरा नाम होता है, यानी कि शून्य धारा बिंदु। ठीक है भाई, ये इसका होता है दूसरा नाम। और ये क्या है? ये उच्च क्षमता वाले उनमें प्रयोग की जाती है। किसमें? उच्च क्षमता वाले जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे गैस सर्किट ब्रेकर हो गया, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो गया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया, उनके अंदर जो है निम्न प्रतिरोध विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा, दो विधियों से आर्क को बुझाया जाता है। अब जो आगे चलते हैं, आगे एक शब्द होता है इसके अंदर करंट चॉपिंग। करंट चॉपिंग का क्या मतलब होता है? जब करंट को उसके नेचुरल शून्य होने से पहले, उसके नेचुरल जीरो होने से पहले ही करंट को रोक दिया जाता है, उसको कहते हैं करंट चॉपिंग। क्या कहा मैंने? दोबारा समझिए। करंट के नेचुरल जीरो होने से पहले ही करंट को रोक दिया जाए उसको कहते हैं करंट चॉपिंग। इस क्रिया को कहते हैं करंट चॉपिंग। देखिए, नेचुरल करंट का मतलब क्या होता है? आप सभी को साइनोसॉइडल वेव का पता है। इस पोजीशन पर जो है नेचुरल जीरो हो जाता है करंट। किस पर? इस पर, इस जगह पर या फिर इस जगह पर क्या होता है? नेचुरल जीरो हो जाता है करंट। लेकिन इस जगह से आने से पहले ही करंट को मान लेते हैं इस जगह पर रोक दिया गया। इस बिंदु पर क्या है? करंट को रोक दिया गया। उसी क्रिया को
हम क्या कहते हैं, करंट चॉपिंग कहते हैं। और ये कब होती है, जब न्यून प्रेरण धारा को रोका जाता है, जब न्यून प्रेरणीय धारा जब न्यून प्रेरणीय धारा को रोका जाता है तो इसमें क्या है, विलोपन बल जो है अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, लो इंडक्टिव करंट को, लो इंडक्टिव करंट को जब रोका जाता है ना, तब इसके अंदर विलोपन बल अधिक हो जाता है, जिसके कारण जो है इसको शून्य से पहले ही रोक दिया जाता है करंट को। ठीक है, करंट को क्या है, शून्य से पहले ही रोक दिया जाता है। इसी को क्रिया को हम करंट चॉपिंग कहते हैं। और इस दौरान ना इसके अंदर बहुत उच्च वोल्टेज पैदा हो जाती है, उच्च वोल्टेज, यानी कि हाई वोल्टेज जो है इसके अंदर पैदा होती है, उसको कहते हैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं उसको। क्या, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज उसे हम कहते हैं। देखिए डायग्राम की हेल्प से आपको बताता हूं। मान लीजिए यहां पर लगा हुआ है एक एसी सोर्स, ठीक है, यहां पर लगा इंडक्टर, यहां पर लगा हुआ है एक कैपेसिटर, और यहां पर है सर्किट ब्रेकर, यहां पर है सर्किट ब्रेकर। अब क्या है, इस जगह पर मान लीजिए फॉल्ट आ गया, इस जगह पर क्या है, फॉल्ट आ गया, तो सर्किट ब्रेकर ने इसके आगे का जो सर्किट है वो तोड़ दिया, यानी कि यहां से जो है सर्किट ओपन हो गया, इस जगह से क्या हो गया, सर्किट ओपन हो गया। अब करंट को जाने के लिए एक ही मार्ग है, यहां से करंट जाएगा और फिर यहां से इंडक्टर इसमें कैपेसिटर में से होकर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे का जो सर्किट है सर्किट ब्रेकर ने तोड़ दिया है। तब क्या होता है, यहाँ पर जो इंडक्टिव करंट है वो बहुत कम जाता है, और यहाँ पर इंडक्टर आप सभी को पता है एनर्जी स्टोर कर लेता है अपने अंदर, किसके रूप में, मैग्नेटिक के रूप में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। आप सभी को पता है क्या उसका फॉर्मूला होता है, 1/2 LI², इतनी एनर्जी को ये स्टोर करता है। अब उसी तरीके से जो यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर के अंदर भी जो करंट जाता है उसके कारण वो भी अपने अंदर एक एनर्जी वो कर लेता है, स्टोर कर लेता है। उसको क्या कहते हैं, E बराबर में 1/2 CV² कहते हैं। इन सभी के बारे में इंडक्टर और कैपेसिटर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके अंदर कैसा करंट जाता है, इस टाइम लो इंडक्टिव करंट जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब एनर्जी का हम सभी को पता है, एनर्जी को कभी भी ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसको क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है कि कितनी वोल्टेज इसके अंदर रहेगी। इस सर्किट के अंदर वोल्टेज जो हमने ये तो देख लिया, एक उच्च वोल्टेज इसके अंदर पैदा होती है, वो कैसे निकालेंगे, हमें क्या है, दोनों एनर्जियों को बराबर रखना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं इंडक्टिव एनर्जी और इसको कंडक्टिव एनर्जी। इंडक्टिव एनर्जी का मान कितना है, 1/2 LI², और कैपेसिटिव एनर्जी 1/2 CV²। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, LI² बराबर में CV² बच जाएगा। हमें निकालना है वोल्टेज, तो वोल्टेज इधर आएगा LI²/C, और यहाँ पर स्क्वायर था तो ये सारा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। अब क्या है, यहाँ पर I तो स्क्वायर में है, इसलिए I से क्या है, रूट कट जाएगा, इसलिए अंदर क्या बच जाएगा, अंडर रूट L/C। ये आ जाएगा इसके अंदर वोल्टेज का मान। अगर हमें इसमें करंट चॉपिंग के अंदर अगर वोल्टेज का मान निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, V बराबर I √ L/C। और कैसे आया, इस चीज को भी हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है भाई, अब आप सभी को समझ आ गया होगा कि करंट चॉपिंग क्या होती है। एक बार फिर से बताता हूं, जब न्यून प्रेरणीय धारा को रोक दिया जाता है तो सर्किट ब्रेकर में एक विलोपन बल अधिक हो जाता है, विलोपन बल अधिक हो जाता है। उसके कारण क्या है, प्राकृतिक जो धारा होती है, करंट होती है, उसको प्राकृतिक शून्य से पहले ही रोक दिया जाता है। आसान शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि करंट को नेचुरल जीरो होने से पहले ही रोक दिया जाए, उसी को हम करंट चॉपिंग कहते हैं।
ठीक है भाई, उम्मीद है आप सभी को करंट शॉपिंग समझ आ गया होगा। अगर ना आए तो आप कमेंट कर देना, फिर से आपको दोबारा बता देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब चलते हैं रजिस्टेंस स्विचिंग पर। रजिस्टेंस स्विचिंग क्या होती है? रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को कम करने के लिए, किसको? रीस्ट्राइकिंग रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को कम करने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए सर्किट ब्रेकर में क्या किया जाता है? एक सर्किट ब्रेकर के दोनों संपर्कों के बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है। कैसे? देखिए, यहां पर तो एसी सोर्स लगा हुआ है, यहां पर ये इंडक्टर, यहां पर ये कैपेसिटर, और यहां पर है ये, मान लेते हैं ये दो बिंदु मान लेते हैं, ये है सर्किट ब्रेकर। ठीक है भाई, और आगे है फॉल्ट। यहां पर क्या आ गया? फॉल्ट आ गया। तो क्या है, सर्किट ब्रेकर ने सर्किट को तोड़ दिया। अब इसके बीच में क्या है, आप सभी को पता है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। करंट शॉपिंग में हमने यहाँ पर देखा कि एक बहुत ज्यादा वोल्टेज इसके अंदर उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं हम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। उस रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को कम करने के लिए क्या किया जाता है? सर्किट ब्रेकर के दोनों संपर्कों के बीच में एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर एक धारा जो जाती है ना, यहाँ पर जो करंट है, वो उस करंट का कुछ मान इसके अंदर से गुजरने लग जाएगा। किसके अंदर से? रेजिस्टेंस के अंदर से अंदर से गुजरने लग जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, जो धारितीय करंट होता है वो कम हो जाता है, या फिर हम कहते हैं आर्क करंट। आर्क करंट का मान क्या हो जाता है? यहाँ पर कम हो जाता है। देखिए, मैं फिर से बताता हूं, दोनों सर्किट ब्रेकरों के संपर्कों के बीच में एक रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, जिसके कारण उस रेजिस्टेंस में से कुछ ना कुछ करंट बहता है, जिसके कारण आर्क करंट का मान कम हो जाता है, और यहाँ पर करंट का मान बहुत कम रह जाता है। और ये इसलिए इससे भी जो है कुछ ना कुछ आर्क कम हो जाती है। वैसे इसको रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एकदम से जब करंट रुक जाता है ना, तो वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, और यहां पर जो है एकदम से करंट नहीं रुकेगा, करंट जो है कुछ ना कुछ इस रेजिस्टेंस के अंदर से गुजरेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको रेजिस्टेंस स्विचिंग क्या होता है। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं परिपथ वियोजक की रेटिंग, यानी कि सर्किट ब्रेकर की रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। तीन तरीके की रेटिंग दी जाती है एक सर्किट ब्रेकर के अंदर। एक होती है वियोजन क्षमता, यानी कि ब्रेकिंग कैपेसिटी। संयोजन क्षमता, यानी कि मेकिंग कैपेसिटी। लघु समय अवधि विधि, यानी कि शॉर्ट टाइम क्षमता, शॉर्ट टाइम कैपेसिटी। ठीक है भाई, ये परिपथ वियोजक की जो है सर्किट ब्रेकर की तीन तरीके की क्षमता जो है इसके अंदर दी जाती है। कौन कौन सी? ब्रेकिंग कैपेसिटी की, मेकिंग कैपेसिटी की और शॉर्ट टाइम कैपेसिटी की। तीनों को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए क्या होता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी को समझते हैं। ब्रेकिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जिस पर जो संपर्क है ना, वो सफलतापूर्वक खुल जाए, सफलतापूर्वक खुल जाते हैं। यानी कि जैसे ही उसके अंदर लाइन के अंदर कोई भी फॉल्ट आएगा, तो क्या है, सर्किट ब्रेकर की जो ये ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, इसकी वजह से इस सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं फॉल्ट आते ही। और ये ब्रेकिंग कैपेसिटी हमें ये बताती है कि ये ब्रेकर जो है कितना फॉल्ट आने पर ये कॉन्टैक्टों को अलग कर देगा। ब्रेकिंग कैपेसिटी हमें क्या बताती है कि कितना फॉल्ट आने पर ये जो सर्किट ब्रेकर है ये दोनों कॉन्टैक्टों को अलग कर देगा। ये होती है ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, और जो ब्रेकिंग कैपेसिटी का जो मान है ना, जो रेटिंग है, वो आरएमएस मान में दी जाती है। जो इसकी कैपेसिटी हमें बताई जाती है वो आरएमएस मान में बताई जाती है। और एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि जो सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो किसके अंदर दी जाती है? पीक मान के अंदर दी जाती है, आरएमएस मान के अंदर दी जाती है, या फिर एवरेज मान के अंदर दी जाती है? ऐसा सवाल पूछा गया था एग्जाम में। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी किस में दी जाती है? ये आरएमएस मान में दी जाती है, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान के अंदर इसकी जो है कैपेसिटी की रेटिंग दी जाती है। ठीक है, और जो रेटिंग होती है इसकी एमवीए के अंदर होती है। किसमें? एमवीए।
MVA। सिंगल फेज की बात करें, सिंगल फेज में तो डायरेक्ट VI हो जाता है, यानी कि वोल्टेज और करंट के मान पर। और जो 3 फेज हो गया उसमें √3 VI। V कौन सी? रेटेड वोल्टेज, यानी कि किस वोल्टेज पर वो सर्किट ब्रेकर काम कर सकता है, वो वोल्टेज इसमें आएगी। और I यानी कि कितने करंट बहने पर वो सर्किट ब्रेकर इसकी कैपेसिटी को, इसके दोनों कॉन्टैक्टों को अलग कर देगा, वो इसमें I जोड़ा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि उसके अंदर कितना करंट जा रहा है, वो नहीं, वोल्टेज जिसके जितनी उसके वो वोल्टेज सहन कर सकता है, वो तो यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगी, यानी कि रेटेड वोल्टेज। और करंट कौन सा? जितने करंट पर वो ब्रेक कर देगा सर्किट को। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे I ब्रेक और V रेटेड। ठीक है भाई, वियोजन श्रृंखला ब्रेकिंग कैपेसिटी आपको समझ आ गई होगी। आरएमएस मान में दी जाती है, ये पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, आरएमएस मान में दी जाती है MVA के अंदर। और सिंगल फेज में आपको VIA और 3 फेज में √3 VI। I कौन सा? ब्रेकिंग। V कौन सा? रेटेड वोल्टेज। ठीक है भाई, ये होती है इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी। अब समझते हैं संयोजन क्षमता, यानी कि मेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी क्या होती है कि सर्किट ब्रेकर कितनी क्षमता तक जो है कार्य कर सकता है, वो होती है मेकिंग कैपेसिटी इसकी। और ये जो है पीक मान में दी जाती है। किसके अंदर दी जाती है? ये दी जाती है पीक मान के अंदर, संयोजन क्षमता यानी कि मेकिंग कैपेसिटी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब समझते हैं लघु समय अवधि क्षमता, यानी कि शॉर्ट टाइम कैपेसिटी क्या होता है। जब एक लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर जब फॉल्ट आ जाता है, इस लाइन के सर्किट को तोड़ने के लिए सर्किट ब्रेकर कितना टाइम लेता है, उसी को हम शॉर्ट टाइम कैपेसिटी कहते हैं। देखो एक बार फिर से समझाता हूं, क्या कहा मैंने। जब एक लाइन में फॉल्ट आ जाता है तो उस लाइन को बंद करने के लिए सर्किट ब्रेकर कितना टाइम लेता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर जो है लघु परिपथ की दोष की स्थिति में भी कितनी देर के लिए सफलतापूर्वक काम कर सकता है। यानी कि यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है और जैसे ही इसके अंदर फॉल्ट आया तो सर्किट ब्रेकर ने 5 सेकंड तक इस सर्किट के नहीं तोड़ा, इस सर्किट ब्रेकर ने 5 सेकंड तक इस लाइन को बंद नहीं किया, तो हम कहेंगे इस सर्किट ब्रेकर की 5 सेकंड की शॉर्ट टाइम कैपेसिटी है, यानी कि ये 5 सेकंड तक सहन कर सकता है इसको, फॉल्ट को भी। ठीक है, सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है, तो हम कहेंगे 5 सेकंड इसकी लघु समय विधि है, लघु समय अवधि क्षमता है। तीनों आपको कैपेसिटी समझ आ गई होंगी। वियोजन क्षमता क्या होती है, संयोजन क्षमता क्या होती है, और लघु समय अवधि क्षमता क्या होती है। अब आगे समझते हैं परिपथ वियोजक के प्रकार पर, यानी कि सर्किट ब्रेकर के कितने प्रकार हैं। देखिए, ऑयल सर्किट ब्रेकर हो सकता है, एक होता है एयर सर्किट ब्रेकर, एक होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एक गैस सर्किट ब्रेकर होता है, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है भाई, और भी होते हैं, जैसे वाटर सर्किट ब्रेकर भी होता है इसके अंदर, एक होता है मैग्नेटिक ब्लोवेंट सर्किट ब्रेकर। उनके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें किसी बारे में पढ़ने की जरूरत है ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, गैस सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है भाई, जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है ये होता है 2 प्रकार का। एक होता है मैक्सिमम ऑयल वाला, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है मिनिमम ऑयल वाला, मिनिमम ऑयल यानी कि जिसमें कम ऑयल की आवश्यकता होती है। पहले हम समझते हैं मैक्सिमम ऑयल वाले को। देखिए, ऑयल सर्किट ब्रेकर, अधिकतम ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा टैंक होता है जिसके अंदर तेल भरा हुआ रहता है, जिसके अंदर तेल भरा हुआ रहता है, और उस तेल के अंदर दोनों संपर्क रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। दोनों संपर्क जो है उस तेल के अंदर डूबे हुए रहते हैं। उसमें मान लेते हैं ये टैंक है, इस टैंक के अंदर कुछ लेवल तक तो ये तेल भरा रहता है, और उसके ना ऊपर खाली जगह भी रहती है, कुछ खाली जगह भी रहती है जिसमें हवा भरी हुई रहती है। क्या? जिसके अंदर हवा भरी हुई रहती है। और जब ये इसके अंदर दोनों इनको कॉन्टैक्ट, जब दोनों कॉन्टैक्ट इसके अंदर से दूर होते हैं, जब दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से दूर होते हैं ना, इसके अंदर क्या है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका क्या हो जाता है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण इसके अंदर गैस बनती है। ये तेल, इसके अंदर जो गैस होती है, जो तापमान है, तापमान से क्या है, इसके अंदर गैस बनती है, और वो गैस क्या है, इस तेल को सोख लेती है।
इस तेल को सोख लेती है। कौन कौन सी गैस बनती है इसके अंदर, ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में कि सर्किट इसमें ऑयल सर्किट ब्रेकर में कौन कौन सी गैसें बनती हैं। देखिए ऑयल सर्किट ब्रेकर जो होता है इसके अंदर हाइड्रोजन मीथेन और एथिलीन, ये गैसें इसके अंदर बनती हैं। हाइड्रोजन बनती है, मीथेन बनती है और एथिलीन बनती है, लेकिन CO2 नहीं बनती है। और एग्जाम में यही पूछा गया था कि सर ऑयल सर्किट ब्रेकर में कौन कौन सी गैसें बनती हैं। ऑप्शन में यही चारों ऑप्शन थे, हाइड्रोजन, मीथेन, एथिलीन और CO2। तो क्या है वहां पर CO2 जो है करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि CO2 जो है ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर गैस नहीं बनती। हाइड्रोजन बनती है, मीथेन बनती है और एथिलीन बनती है। ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, आर्क जो है ऑयल को सोख लेती है, जिसके ऑयल के गर्म होने पर जो गैस बनती है उसको ना ठंडा भी आसानी से किया जा सकता है। इन गैसों को, हाइड्रोजन होगी जैसे मीथेन होगी और एथिलीन होगी, इसके अंदर जो ये गैसें बनी है ना, इनको ठंडा भी आसानी से किया जा सकता है। ये इसका एक फायदा होता है। ठीक है। और यहाँ पर ऑयल जो है एक प्रतिरोधी का कार्य करता है। ठीक है। इनका एक नुकसान क्या है, इनका नुकसान ये है कि इसमें जो फॉल्ट आते ही जैसे ही सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट है वो अलग होते हैं ना, तो उसके अंदर ना जो आर्क बनती है उस आर्क को बहुत ज्यादा तेज गति से नहीं बंद किया जाता इनके द्वारा, यानी कि कुछ ना कुछ टाइम ले लेते हैं ये उस आर्क को बुझाने के लिए। ये इनका सबसे बड़ा नुकसान होता है, यानी कि ये तेज गति से इंटरप्ट नहीं कर पाते हैं आर्क को। ठीक है, ये इनका नुकसान होता है। और इनकी जो रेटिंग होती है 150 kVA के आसपास होती है, यानी कि जो इनकी क्षमता है वो कितनी होती है, 150 kVA के आसपास होती है, यानी कि कम उसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, कम करंट और वोल्टेज के लिए। अब आगे समझते हैं न्यूनतम ऑयल सर्किट ब्रेकर। न्यूनतम ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, इसमें तेल का इस्तेमाल कम होता है, यानी कि कम तेल लगता है इसके अंदर, इसकी तुलना में अधिकतम ऑयल सर्किट ब्रेकर की तुलना में इसके अंदर कम तेल लगता है। और जो इसमें तेल होता है ना वो दो तरीके से कार्य करता है। दो तरीकों से किसके लिए, एक तो वो पृथक्करण का कार्य करता है, पृथक्करण का काम करता है, और एक वो जो है आर्क को रोकने का कार्य करता है। लेकिन जो 90% ऑयल जो होता है वो पृथक्करण के लिए काम आता है, और 10% का जो तेल है वो आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई। और इनका मेन फायदा क्या है, इसके अंदर कम तेल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण आग लगने का डर भी बहुत कम रहता है। जो अधिकतम ऑयल वाले जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनके अंदर आग लगने का डर रहता है, लेकिन जो न्यूनतम ऑयल सर्किट ब्रेकर होते हैं इनके अंदर आग लगने का डर बहुत कम होता है। इसके अंदर भी क्या है, दोनों जो कॉन्टैक्ट है वो तेल के अंदर डूबे हुए रहते हैं। और इसके अंदर ना दो टैंकों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, दो टैंक का। एक को कहते हैं सर्किट ब्रेकर का चैम्बर, सर्किट ब्रेकर चैम्बर, और एक को कहते हैं सहायक चैम्बर, सहायक टैंक कह सकते हैं या फिर सहायक चैम्बर हम कह सकते हैं। दो 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 उनका टैंकों का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। ठीक है। और दोनों के अंदर जो है तेल भरा हुआ रहता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर भी क्या होता है, जब आर्क उत्पन्न होती है ना, इसके अंदर आर्क उत्पन्न होती है तो इसके अंदर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस तापमान के कारण ऑयल का वाष्पीकरण होता है। इसके अंदर क्या होता है, ऑयल का वाष्पीकरण, इसके अंदर ना ऑयल का वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण इसके अंदर बहुत उच्च दाब वाली गैस पैदा होती है। गैस जो है कैसी, उच्च दाब वाली, उच्च दाब वाली गैस इसके अंदर उत्पन्न होती है, जिसके कारण मुख्य जो छेद होता है उसके अंदर इसका ऑयल का प्रवाह रुक जाता है। इसके कारण ऑयल का प्रवाह इसके अंदर रुक जाता है सहायक टैंक में से। ठीक भाई, सहायक टैंक में से क्या है, इसका ऑयल का जो प्रवाह रुक जाता है, क्योंकि इसके अंदर जगह नहीं होती है, इसके अंदर उच्च दाब वाली गैस रहती है। और इसमें होता है एक टर्बुलेटर, किसे ऑयल प्रवाह होता है, क्या होता है, टर्बुलेटर होता है इसके अंदर, एक टर्बुलेटर। टर्बुलेटर और टर्बुलेशन की विधि के कारण जो है
इसके अंदर आग जो है पूरी तरीके से बुझ जाती है। ठीक है भाई। टर्बुलेटर में से फिर क्या है, ऑयल का प्रवाह कहाँ से होता है, मेन उससे तो जो मुख्य छेद है ना, उससे तो जो ऑयल का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। लेकिन क्या है, फिर तेल का प्रवाह कहाँ से होता है, तेल का प्रवाह होता है टर्बुलेटर से। और उसके अंदर एक विधि होती है जिसे हम कहते हैं टर्बुलेशन की विधि, और उसके कारण क्या है, आग पूरी तरह से रुक जाती है। अब जो ये न्यूनतम ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इनका फायदा क्या होता है, इसके अंदर देखो, एक तो मैंने आपको बताया आग लगने का खतरा बहुत कम रहता है, और ये कम जगह भी लेते हैं, कम जगह यानी कि थोड़ी जगह में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। और तेल की कम वो चाहिए, तेल भी जो है कम आवश्यकता पड़ती है तेल की भी। लेकिन इसके लॉस क्या है, न्यूनतम ऑयल सर्किट ब्रेकर के लॉस क्या है, इसके अंदर तेल की मात्रा होती है कम, जिसके कारण कार्बोनाइजेशन बढ़ जाता है। इसके अंदर क्या बढ़ जाता है, कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन कार्बोनाइजेशन क्या होता है, जब एक सर्किट ब्रेकर के अंदर फॉल्ट आता है, तब जब उसके दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग होते हैं तो वहां पर आर्क उत्पन्न होती है। उस आर्क उत्पन्न होने के कारण ना उस तेल में एक प्रक्रिया होती है, उस तेल का जो है विघटन होता है, जिसके कारण उस तेल के अंदर कार्बन के कण पैदा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कार्बन के कण पैदा हो जाते हैं। और ये कार्बन के कण क्या है, उस तेल को प्रदूषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उस तेल को जो है प्रदूषित कर देते हैं। और उस तेल की ना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी कम करते हैं। ये कार्बन के कण क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी कम कर देते हैं उस तेल की। इसी को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में कार्बोनाइजेशन की एक समस्या होती है। कार्बोनाइजेशन आपको बताया क्या होता है, जब आग उत्पन्न होती है तो उसके कारण उस तेल के अंदर कार्बन के कण पैदा हो जाते हैं, और वो कार्बन के कण जो है उस तेल को प्रदूषित करते हैं और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी कम कर देते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। न्यूनतम ऑयल सर्किट ब्रेकर। दोस्तों आज की क्लास में करते हैं इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या समझा कि जो ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में हमने पढ़ लिया। कल की क्लास में हम एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, गैस सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ लेंगे। अगर टाइम बचा कल तो हम जो है कुछ एलए के बारे में पढ़ लेंगे। एलए क्या होती है, लाइटनिंग अरेस्टर, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये भी एक इक्विपमेंट है जो कि पावर हाउस में लगा हुआ रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी रहता है एलए, लाइटनिंग अरेस्टर, जो कि आसमानी बिजली से हमारे इक्विपमेंट को बचाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे कल अगर टाइम बचा तो। वैसे हम इन चारों के बारे में तो कल पढ़ेंगे ही। ठीक है भाई। आज की क्लास में हमने कुछ मेन पॉइंटों के बारे में पढ़ा, जैसे इसकी कैपेसिटी के बारे में पढ़ा भाई, सर्किट ब्रेकर की रेटिंग के बारे में, रेजिस्टेंस स्विचिंग क्या होता है, करंट चॉपिंग क्या होता है, आर्क को बुझाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, आर्क फिनोमिना के बारे में पढ़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्क फिनोमिना, और सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ा है। ठीक है भाई, आज की क्लास में करते हैं इतना ही। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।